अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे इस वक्त जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जवाबी ख़त लिखा है। नरेंद्र मोदी का ख़त इमरान खान साहब को 23 मार्च के अराउंड मौसूल हुआ था, जिसमें पहली मरतबा जो बिल्कुल बातचीत नहीं थी, किसी किस्म का राब्ता नहीं था। तो ये मोदी साहब की जानिब से ख़त आया जिसमें उन्होंने नेक तमन्नात का इजहार किया। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के अवाम के साथ भारत बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है। बहुत मोहतात अंदाज़ इख्तियार किया गया था वो ख़त लिखते हुए, उसकी लैंग्वेज को बड़ा मोहतात अंदाज़ में लिखा गया था। फिर उसके बाद यकीनन वज़ीर आज़म की तबीयत नासाज थी, वो कोरोना का शिकार थे, तो अब उन्होंने शुक्रिया का जवाबी ख़त लिखा है और उसी तरह की ख्वाहिशात का इजहार किया है जिस तरह की ख्वाहिशात का इजहार नरेंद्र मोदी ने किया था, लेकिन बहुत मोहतात ज़ुबान में ये भी ख़त लिखा गया है। एक बड़ी चेंज है कि जो ताल्लुकात हैं उनमें एक गैर मामूली पेशरफ्त है, बिल्कुल किसी किस्म की बातचीत ना होना और उसके बाद से अब ये बातचीत का आगाज़ होना, उसके साथ साथ LOC पर मुकम्मल तौर पर सीज़ फायर होना, ये बेहतर और पॉजिटिव चीज़ें हैं जो देखने में आ रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने इस हवाले से एक ख़बर की थी सबसे पहले, जिसमें ये इंकशाफ किया गया था कि कोई डील ब्रेक हुई है, पीस डील पाकिस्तान और भारत के दरमियान। वो कितनी दुरुस्त थी खबर या नहीं वो तो नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन बज़ाहिर अब जो पेशरफ्त है वो पीस की जानिब है, अमन की जानिब है। फिर इसके साथ साथ एक और जो पहला फ़ैसला हमाद अज़हर साहब ने वज़ीर ख़जाना के तौर पर लिया है, वो अब भारत से चीनी और कॉटन दरामद करने की इजाज़त की बात भी कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा इस पर हम बात करें जो इस वक्त पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हैं। इसके साथ साथ जो इस वक्त PDM में मामलात चल रहे हैं, जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर नून लीग और JUI ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर ना मानने का फ़ैसला किया। तो पीपल्स पार्टी जो कहती है कि वो PDM से अलग नहीं है या PDM से अलग नहीं हो रही, बज़ाहिर अब मामलात इस तरफ बढ़ रहे हैं कि शायद जो PDM की बाकी जमातें हैं वो पीपल्स पार्टी से अलग हो रही हैं। फिर बड़ा वाज़ेह तौर पर जो रवैया है पीपल्स पार्टी का, उस पर मायूसी का इजहार भी किया जा रहा है। तो मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें कि इस वक्त जो ये डेवलपमेंट्स हैं ये कितनी आम है। और एक और बड़ी डेवलपमेंट है आज की, जहाँ पर जहांगीर तरीन और अली तरीन के ख़िलाफ़ मालियाती फ़्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात दर्ज हुए हैं। जो बड़े करीबी समझे जाते थे इस गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, जहांगीर तरीन साहब, PTI की गवर्नमेंट में ये मुकदमात उन पर दर्ज हो रहे हैं। ये कितना बड़ी एक तब्दीली है, मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया अजीम चौधरी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और आमिर इलियास राना साहब भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अजीम चौधरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। किस तरह से देखते हैं आप इस वक्त जो ताल्लुकात में बेहतरी आना या कह लीजिए बर्फ़ पिघलने की बात होना, कि जहाँ बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा चुके थे, किसी किस्म की बातचीत नहीं थी, ऐसे में पहले सीज़ फायर होना, फिर नरेंद्र मोदी का ख़त आना, इमरान खान साहब का जवाबी ख़त, फिर सिंतास मुआहदे को लेकर एक जो मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे हाल ही में, वो भी हमने देखा कि पाकिस्तानी वफ़द ने दौरा किया, वो मुज़ाकरात भी हुए। पॉजिटिव चीज़ें हैं, कैसे देख रहे हैं इसे? बहुत शुक्रिया अरसलान। ये बहुत ताख़ीर से हुआ, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अव्वल तो यहाँ तक सूरत हाल आनी ही नहीं चाहिए थी कि फिर ये मामलात इस तरफ चले जाते कि फायरिंग होती, सीज़ फायर होता। 2-3 वाक़यात हैं इसमें जिन्हें हमें देख लेना चाहिए कि भारत जो कुछ पाकिस्तान के हवाले से बैनुल अक़वामी सतह पर करता रहा, उसमें पुलवामा का भी एक मामला है और इस तरह के और मामलात भी हैं, और उन्होंने उसका जवाब हमसे ले लिया था और अपने 2 जहाज़ उन्होंने तबाह करवाए। जंग किसी चीज़ का हल नहीं हुआ करता, जंग के बाद भी मुज़ाकरात ही करने पड़ते हैं, और पुरअमन अगर हमसाए हों तो तिजारत भी हो सकती है, और अगर ना हो तो फिर तिजारत के मामलात भी बंद हो जाते हैं। दोनों हमसायों को नुकसान होता है, और अगर इससे ज़्यादा हो तो उन सबको नुकसान होता है। हम भारत को शायद ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकते हैं अगर वो बुनियादी इशू जो उनके और हमारे दरमियान है उसकी तरफ तवज्जो दें और उसको हल कर दें, इंटरनेशनली हल कर दें, बायलैटरली हल कर दें, जैसे भी हल करें। अगर वो कश्मीर का मामला हल कर दें तो ना लद्दाख का मामला रहेगा, ना हमारी और उनकी कोई मुखासमत और मुखालफत रहेगी, और हम पीसफुल शहरियों के तौर पर ये बहुत सारे काम कर सकेंगे। वो पैसा जो हम इन कामों पर लगाते हैं, वो पैसा आवाम की फलाह बहबूद पर दोनों मुल्क लगा सकते हैं। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अब तक हम इस पर खर्च कर चुके हुए हैं, ये लोगों के लिए होने चाहिए थे। जहाँ तक मामला आपने ही कहा, आज हमाद अज़हर साहब ने जो इरशाद फरमाया, इससे पहले एक और गुजारिश कर दूँ
1997 में जिस वक्त मियाँ नवाज शरीफ बरसर इक़्तिदार आए तो उस वक्त वाजपेयी साहब ने उन्हें मुबारकबाद का ख़त लिखा बकौल सरताज अजीज़ साहब ने कि हमने उन्हें उसके जवाब में एक मुफस्सल ख़त लिखा और ये दावत दी कि आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ। वाजपेयी एक दूरअंदेश सियासतदान थे, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और मामलात बहुत सारे हल हो गए। कुछ चीज़ें जो हल नहीं हो सकी थी कारगिल की वजह से वो अपनी जगह पर मौजूद रहीं, लेकिन फिर आगरा का मामला आया और पाकिस्तान और इंडिया जो जी चाहे कर लें, जंग की सूरत में हमारे मामलात हल नहीं हो सकते। मामलात तो हमारे हल हो सकते हैं लोगों से राब्ते से, तिजारत से और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने से। अगर उससे इनराफ किया जाएगा तो फिर शायद ये मामलात हल होने मुश्किल हो जाएंगे, भले 100 साल लगे भले 50 साल लगे। तिजारत यकीनन हमें करनी चाहिए। हमारे और अफ़गानिस्तान के मामलात में भी एक बड़ी रुकावट इंडिया मौजूद था। अफ़गानिस्तान ये कहता था कि तिजारती ट्रक जो हैं उनको अमृतसर आने जाने की इजाज़त दी जाए और इंडिया से जो हम ट्रेड करना चाहते हैं उसकी इजाज़त दी जाए। मुझे यूँ महसूस होता है शायद इसमें वो ताकतें जो ये चाहती हैं कि सेंट्रल एशियन स्टेट तक इंडिया चला जाए और इंडिया की तिजारत को फ़रोग़ मिले और पाकिस्तान उससे बेनिफिशरी हो किसी न किसी सूरत और आपस के ताल्लुकात बेहतर हों, उन्होंने इसमें रोल अदा किया। और आज कश्मीर कमेटी के इजलास में इस बात का तकाजा किया गया कि बताया जाए कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी हुई वो कैसे हुई और उसकी तफसीलात क्या हैं। राइटली सेड चॉइस साहब, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो तफसीलात ज़रूर सामने भी आनी चाहिए। आपकी बात मुझ तक पहुंच गई। मैं ज़रा आगे बढ़ते हुए ब्रिगेडियर साहब की जाने बढ़ूंगा। चॉइस साहब पॉइंट टेकन, मैं ब्रिगेडियर साहब की जाने बढ़ूंगा। ब्रिगेडियर साहब, अमन या कह लीजिए बेहतर ताल्लुकात एट व्हाट कॉस्ट सर? कश्मीर का मामला जो स्टेटस रिवर्ट किया उन्होंने और उसके बाद से अब तक उस पर कोई बातचीत नहीं है और आज हम कहेंगे जी ठीक है मामलात सही हैं। गो के खान साहब ने एक मसला कश्मीर के हल पर जोर दिया है, लेकिन ये अमन या ताल्लुकात की बेहतरी बहुत टेम्परेरी नहीं होगी अगर मसला जो असल रूट कॉज है वो नहीं एड्रेस होती और हल नहीं होती। देखिए अरसलान, बात यह है कि हमें अपनी लाइन्स ड्रॉ करनी चाहिए कि इंडिया जो कश्मीर में हमारा क्लियर उसका स्टांस है ऑक्युपाइड कश्मीर का। जी मैं 370 उन्होंने रिवोक किया, 35A किया, उन्होंने वहाँ पर हिंदुओं का बात करना शुरू कर दिया, डेमोग्राफी वहाँ की वो चेंज कर रहे हैं, उनके कारोबार तबाह कर दिए हैं। उसके बाद अभी आपके सामने उन्होंने नए ऑर्डर्स पास किए हैं कि इन ऑक्युपाइड कश्मीर में हर गवर्नमेंट बिल्डिंग, हर स्कूल, हर बिजनेस सेंटर जहाँ पर है वहाँ पर इंडिया का झंडा लहराएगा। ज़बरदस्ती उनके कारोबार तबाह कर लिया है, नौजवानों को मार दिया, रोज़ाना 3-4 नौजवान शहीद किए जा रहे हैं। हमारा स्टांस क्या था? अगर हम इंडिया से अभी बातचीत कर रहे हैं और हम अगर उनके तजारत कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वी एक्सेप्टेड वट एवर इंडिया डन, वी हैव केप्ट क्वाइट एंड दे विल इनकरेज मोर और अल्टीमेटली हम कश्मीर से अपना हाथ उठा लें। और इंडिया ने चाइना को देखें, लद्दाख में उन्होंने कैसे इनको मार लगाई दी है, कैसे इनको धकेला है, कितना एरिया पे कब्जा कर लिया है, क्योंकि वहाँ उनको फिक्र पड़ी हुई है। दुनिया में ये आइसोलेट हो चुके हैं, इनका FATF का बड़ा फिट केस बना हुआ है। उसके बाद ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, अफगानिस्तान के रास्ते में डोजर जो पाकिस्तान में कर रहे हैं, फिर जनसे बहुत कर रहे हैं, एंड फिर हम उनके जो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन है उन्हें नॉर्मलाइज कर रहे हैं। वेयर भी हटे, हम दुनिया को क्या बता रहे हैं, कश्मीरियों को क्या बता रहे हैं? उनकी आवाज़ प्राइम मिनिस्टर का था, हम उनकी आवाज़ है। तो यहाँ कहीं कोई उन्होंने एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लिया है जिसको हम ये कहें यस इंडिया ने हमारे से कश्मीर में बातचीत कर दी है। दे हैव रिफ्यूज टू टॉक अबाउट कश्मीर, दे आर ओपनली वहाँ उनको लोगों को मार रहे हैं। कोई उन्होंने आपके सामने सियाचिन पे जो कर रहे हैं, सर क्रीक की प्रॉब्लम है, वाटर टेररिज्म कर रहे हैं, एवरीवेयर उनका हिंदू इंतहा पसंद, ये दहशतगर्द नरेंद्र मोदी और उनका 4 का टोला टोटल उसी तरह लगे हैं। कहीं ना कहीं तो वी शुड स्टैंड एज अ सॉवरन न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट, वी मस्ट हैव द ओन। हमारी अपनी एक हमारी कौम हमारे साथ है, हम कौम को क्या जवाब देंगे, हम कश्मीरियों को जब क्या जवाब देंगे, कौम और दुनिया के सामने क्या मुँह दिखाएंगे? इंडिया इस वक्त आइसोलेशन में है, वो चाह रहा है पाकिस्तान ताल्लुका ठीक करने, इसलिए कि उसको बांग्लादेश ने अभी जो तकरीर तो करके आया है, लेकिन वहाँ पे आपने देखे क्या हालात हुए। ईरान ने $400 बिलियन का चाइना से करके इंडिया को टिच कर दिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका सब ने इंडिया को छोड़ दिया। तो ऐसे मौके पे हमें अपना कोई तो स्टैंड लेना चाहिए।
अब वाई चाइना से हम क्यों नहीं इम्पोर्ट कर रहे हैं दुनिया में और जगह लेने के लिए? वाई शुड गो टू चाइना? इंडिया में क्या ऐसी बात है सिर्फ इसलिए कि हम दुनिया का प्रेशर आ रहा है तो हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? आई थिंक ये आई स्टिल फील कि ये पाकिस्तान को किसी हालत में नहीं करना चाहिए। टिल द टाइम आप चाहे 1 महीने में ब्रिंग देम टू द टेबल, टॉक टू देम, ओपन डिस्कशन करें, कश्मीर को भी डिस्कस करें एंड देन गो फॉर नॉर्मलाइज। आई नेवर थे कि नहीं होने चाहिए, लेकिन आप अपना टोटल स्टांस गिव अप कर दें, उनको जो करना करें। पाकिस्तान में पाकिस्तान को टेररिज्म में शहीद कर दिए, गुलबचन यादेव आ गया, उसके बाद वो हमारे सर्जिकल स्ट्राइक करें, वो बकवास जो उनकी लैंग्वेज होती है अजीत डोभाल की और अमित शाह की, राजनाथ सिंह की, और ये हमें पाकिस्तान में थ्रेट करें। DG ISPR और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जाके खुल के बात करते हैं डोजर के बारे में, उन बताते हैं इंडिया अफगानिस्तान के थ्रू क्या कुछ कर रहे हैं एंड देन वी आर एक्सेप्टिंग। आई थिंक we start behaving like a nuclear Islamic sovereign state. राइट, सेट पॉइंट है जी। मैं एक ब्रेक की जाने पड़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर आमिर इलियास राना साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे इस मामले पर, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। आमिर इलियास राना साहब, आपसे जानना चाहूँगा, 2 मुख्तलिफ नैरेटिव्स हैं इस वक्त, जो एक चौधरी साहब ने दिया और एक ब्रिगेडियर साहब की जो बात है, वज़न तो उसमें भी है कि एक सॉवरन न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट के तौर पर हम खड़े हों। ये नहीं कि हर तरफ से जिस तरह भी वो चाहें हमें अपनी मर्ज़ी से डील करें। आज अमन हमारी भी ज़रूरत है, उनकी भी ज़रूरत है, लेकिन सवाल मेरा आपसे भी यही होगा कि किस कीमत पर यह अमन हम इसको वेलकम कर रहे हैं। मैंने दोनों जगहों की बात सुनी, एक दिफाई नुक्ता नज़र से और एक सियासी लिहाज से भी, साफियाना लिहाज से भी, दोनों अपनी अपनी जगह पे दुरुस्त बात कर रहे हैं। और ब्रिगेडियर साहब तो वो बात कर रहे हैं ना जो पाकिस्तान की हमेशा से पॉलिसी रही है, और अभी वो थोड़े दिन पहले हिटलर भी था, वो फाशिस्ट भी था मोदी, और उससे थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के लिए वो उम्मीद था कि मसला कश्मीर को हल करेगा। हमारी जो हुकूमत की पॉलिसी है वो कहीं समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ पे खड़े हो रहे हैं, किससे बात करेंगे और फिर कैसे बात करेंगे। अब देखना ये है कि जब एक तरफ दोबारा सीज फायर होता है, फिर आर्मी चीफ की तकरीर आती है कि घर को ठीक करना होगा, और फिर मोदी साहब का खत आता है, और फिर हमारे साहब का जवाबी खत कल चला गया मोदी साहब को। अब उसके ऊपर बहस हो रही थी, तो साथ ही कल ICC के एजेंडे में आ गया कि जी इंडिया के साथ हम तिजारत करना चाह रहे हैं। और तिजारत ये कि बड़े सीख पाए हुए थे वज़ीर आज़म और काबीना के अरकान कि कोरोना के दिनों में पिछले सीज़न में हमने दवाइयाँ कैसे मंगवा ली वहाँ से बगैर कैबिनेट के, उसका भी कुछ पता नहीं लगा कि वो किसने मंगाई थी, किसने फ़ायदे उठाए, और बगैर कैबिनेट के जो आई तो सज़ा किसे मिली। और अब हम बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि हम कपास भी मंगवाएंगे और वहाँ से चीनी भी मंगवाएंगे। और चूँकि यहाँ पर हम ऐलानात इतने बड़े बड़े करते हैं, और 81 रुपये पर हमने कहा कि चीनी हमारी इक्तिसादी टीम की कामयाबी है, जिसके टीम लीडर को कान से पकड़ के परसों बाहर निकाल दिया, उसको इतना मौका भी ना दिया कि रिज़ाइन करे। कोई तो बात ऐसी है जिसकी पर्दादारी है कि उसको रिमूव किया कैबिनेट से, वरना थोड़ा सा तकादा ये होता है कि जी चलें जी आप रिज़ाइन करते हैं, भरम रखा जाता है लोगों का, वो भी नहीं था। अब इंडिया पे तो उससे भी उलट हो रहा है ना। कहाँ हम खड़े थे कि जी कोई बात नहीं करेंगे जो आर्टिकल 370 के बगैर, मतलब आप छोड़ दें कि वहां तो हमने बदला ले लिया था ना, जो कुछ किया और हमने त्यारे गिराए, जवाब हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। इसका हमने क्या किया आर्टिकल 370 का? हमने जो UN में उसके बाद जाके तकरीर की थी, मतलब वो सिर्फ लफ्ज थे। नवाज शरीफ कहते थे जब अक्टूबर 2013 में वाशिंगटन में जाके ओबामा की मुलाकात के बाद उन्होंने प्रेस टॉक की, मैं भी वहां मौजूद था, उन्होंने कहा हमें अपने घर को ठीक करना होगा। मैं डॉन लीग के हवाले से कोई बात नहीं करना चाहता, ये मैं आपको उससे भी 3 साल पुरानी बात बता रहा हूँ जहां उन्होंने ये बात कही थी। जाहिर है कि लोग बता रहे थे, कह रहे थे, उसके बाद फिर बहुत सारी बातें हुई। अब हमारे आर्मी चीफ ने कहा, हमारे आर्मी चीफ जनरल कियानी थे, वो भी एक पूरे सफात पढ़ के आए थे अमेरिका जाके कि हम ये पॉलिसी करेंगे। जनरल राइट शरीफ ने भी कहा, जनरल बाजवा ने भी कहा कि हमें माजी की पॉलिसियों से छुटकारा पाना होगा। लेकिन हम हर दफा ये कह के फिर गलतियां करते हैं, फिर हमें ज़ेर अताब फैटफ के जरिए लाया जाता है। हम एक दहशतगर्द पकड़ते हैं और दुनिया के सामने लाते हैं, कोई मुल्क उसको भी नहीं सुनता, कोई मानता भी नहीं। अब हम आ जाए जो अजीम चौधरी साहब और ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे
जी। तो फिर हमारे थिंक टैंक कौन से हैं, हमारे पॉलिसी साज हैं कौन से, कौन बात करता है? अचानक यूएई वो मुल्क है जहां पे हमारे वजीर खारजा साहब कह आए थे कि नहीं जी हम तो आते ही नहीं ओआईसी में, क्योंकि आपने वो सुषमा स्वराज जो उस वक्त वजीर खारजा थी इंडिया की, वो उनको बुला लिया है और हमें बताया ही नहीं है ओआईसी की मीटिंग में, और हम पुट्टी करके नाराज होकर रूठ के आ गए। उन्होंने हमें मुनासिब भी नहीं समझा कि यूएई वाले मना ही लें। अब खबर भी उन्होंने लीक कराई कि जी हमने दोनों के दरमियान में बातचीत करा दी। अब उसकी क्या शराइत है? ठीक, कश्मीर कमेटी ने अगर उठाया है तो उनको तो इस वक्त तक क्लियर कर देना चाहिए। मेरा ख्याल है पॉलिसी साजों की तरफ से भी आना चाहिए, हुकूमत की तरफ से भी आना चाहिए। एक कौम को नैरेटिव दें, क्लियर कट करें कि जी ठीक है ये कश्मीर का मामला था, हम यूएन में करते रहेंगे, या फिर आप चाइना की बात को ऑन करें जो वो कहता है कि डिस्प्यूट रखें लेकिन अपने आप को इक्तिसादी तौर पे मजबूत करें और आगे चलें। ये कारगिल में भी मशवरा था उनका, उससे पहले भी मशवरा था, कारगिल से पहले उनको पता था कि क्या होने वाला है। आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि वो बातचीत चाइना से ही हुई थी उस वक्त जनरल मुशर्रफ और जनरल अजीज की, फिर वो लीक हुई थी। तो चाइना तो कह रहा था कि आप ये काम इस तरह की हरकतें ना करें कि गड़बड़ हो जाए, कि आप अपने आप को इक्तिसादी तौर पर ठीक करें। वो वन चाइना कहता है और दुनिया पे मुख्तलिफ जगह पे उसने अंगूठे रखे हुए कि ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, लेकिन वो काम करता है। या तो अगर हमने ऐसा काम करना है तो हमें इसकी तरफ आ जाना चाहिए कि खुल के कौम को बताएं कि इंटरनेशनली यूएन की करारदादों पे हम काम करते रहेंगे, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि हमें तिजारत के लिए दुनिया भर से प्रेशर है। इंडिया को अफगानिस्तान में रोल भी मिलना है, हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं वो हमारी मर्जी के बगैर होने जा रहा है, या हमने कुछ कंप्रोमाइज़ किया है कुछ चीज़ों पे, क्योंकि तिजारत से कोई इनकार नहीं है। यूरोप में हमारे से ज़्यादा बड़ी लड़ाई थी, लेकिन फिर सबके बाहमी इज्जत और एहतराम के साथ वहां पे समझौते हुए ना। यहाँ पे तो हमें सिर्फ ये लग रहा है कि जैसे हम ही अंडर प्रेशर हैं, हम ही सब कुछ माने जा रहे हैं, हम ही सब कुछ डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि खाम माल की हमारी मजबूरी है। यहाँ चोर डकैत बना के सारे हमने गद्दे कर दिए, वही चोर डकैत अब फिर दोबारा ज़ेर ताब है, और चीनी 115 रुपए पे, 105 रुपए पे, 110 रुपए में पाकिस्तान मिलेगी, और खाम चीनी इंडिया वालों को देंगे ना। हम अपने किसान को यहाँ पे पैसे देने के लिए तैयार हैं गंदम के लिए, हम सिर्फ इंपोर्ट करने के लिए दुनिया भर के लोगों को ज्यादा पैसे दे के यहाँ पे लाने के लिए तैयार हैं। यही हमारा अलमिया है, यही सोचना चाहिए पॉलिसी साजों को भी, हुक्मरानों को भी, हिज़्ब इख्तिलाफ को भी। फिर जो बात नेशनल डायलॉग की आती है फिर उस तरफ आ जाना चाहिए, खुल के कौम को एतमाद लें, बात करें कि हाँ जी ये फैसले और हम इस तरह चलेंगे और आइंदा की ये पॉलिसी होगी। मतलब क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, वो होनी चाहिए। जिस तरह से यहाँ क्लैरिटी नहीं है और हमारी पॉलिसी तब्दील होती रहती है, दिस लीव्स अ क्वेश्चन मार्क, जहाँ पर एक तरफ ये बात किसी हद तक बेहतर है कि सीज़ फायर है या बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि बातचीत से ही मामलात में हल होना है। तो लेट्स होप के कुछ चीज़ें शायद बेहतरी की तरफ जाएं और कुछ बेहतर मामलात आगे बढ़ सकें। वक्त बताएगा कि मामलात किस सिमत में जाते हैं। बात कुछ करूँगा जो पाकिस्तान में यहाँ पर अपना सियासी मंजरनामा है हमारा। अजीम चौधरी साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त? गो के अभी मरियम साहिबा बीमार हैं, मौलाना साहब ने भी अपनी सियासी सरगर्मियां उस तरह से नहीं अभी कर रहे। क्या वक्त बताएगा कि पीडीएम अब टूट गई है? पीपल्स पार्टी खुद को तो कह रही है हम पीडीएम बनाने वाले हैं, हम अलहदा नहीं हुए, लेकिन अब ये भी बात सामने आ रही है कि नून लीग और जेयूआई फे मान नहीं रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हिज़्ब इख्तिलाफ। किस तरफ जाता देख रहे हैं इन मामलात को आप? मेरा ख्याल है पीडीएम अपने अंजाम की तरफ जा रहा है, तकरीबन जा ही चुका है। पीपल्स पार्टी इस बात को यकीन रखती है, मैं तो बहुत दफ़ा ये बात कह चुका हूँ आपसे, मेरी बात भी इस बात पे हो चुकी कि पीपल्स पार्टी को चारों दफ़ा इक़्तिदार इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए मिला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी, बेनज़ीर साहिबा को भी दोनों दफ़ा, और आसिफ जरदारी साहब को भी। जब इस्टेब्लिशमेंट ही उनको इक़्तिदार देती है तो वो ये जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से लड़ के या इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बग़ैर हम इक़्तिदार में नहीं आ सकते, और वो सिमट कर एक सूबाई जमात बन चुकी हुई है। वो जमात जो पाकिस्तान की हुक्मरान जमात थी, किस ज़माने में बहुत पॉपुलर थी, वो शायद अपनी सफ़ों को दुरुस्त करना चाहते हैं, अपनी पॉलिसीज़ को ठीक करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ कंसेशंस चाहते हैं। उनके मामलात संगीन हैं, गंभीर हैं। ब्रॉडशीट में जब चीज़ें और खुल के सामने आएंगी तो कुछ और चीज़ें सामने आ जाएंगी। वो पुराने मुर्दे जो दबा दिए गए हुए थे वो खड़े हो जाएंगे। और जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक़ है, उनके मामलात भी को बहुत खुशगवार नहीं है उनके लिए। उनके आज राना सनाउल्लाह साहब फिर एक नई बेल के लिए गए हुए थे, लेकिन पाकिस्तान में ये जो तासुर मौजूद है कि विक्टिमाइजेशन होती है, हुकूमत को चाहिए कि इस तासुर को ख़त्म करने की कोशिश करे। वो शफाफियत जिसकी वो बात करते हैं, वो शफाफियत अपनी सफ़ों में भी देखें कि वो मौजूद है या नहीं है। वो ईमानदारी, वो इंसाफ वो लोगों को दे रहे हैं जो लोगों को मिलना चाहिए। यकीनन लोग उससे महरूम हैं,
अगर अस्पताल का एमएस मर जाए और पता न चले कैसे मर गया है तो क्या कहा जा सकता है? वो अपने हॉस्टल में मर गया हो, कमरे में मर गया हो, या सड़क पे लोग जनाजे लेके 8 दिन से बैठे हो और कोई उनका पुरसाने हाल ना हो, वो इस्लामाबाद की तरफ चलने की कोशिश करे तो पुलिस वहाँ पहुँच जाए, उससे पहले को पहुँचने के लिए तैयार ना हो। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नफ़रत हमने इतनी ज़्यादा पैदा कर दी हुई है कि इस नफ़रत की बुनियाद पर मुल्क में खाना जंगी के अलावा कोई चीज़ और नज़र नहीं आती। अगर इसको पॉलिटिकल नज़र से देखा जाए तो ये जो बीज हम बो रहे हैं ये नफ़रत के इतने तनावर दरख्त बनेंगे कि इनको काटा नहीं जा सकेगा। जहाँ तक मामला JUI का है, उनके पास एक स्ट्रीट पावर मौजूद है, लेकिन वो जमात जिसके पास माजी में बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर होती थी, जमात इस्लामी, वो भी सिमट चुकी है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल हालात अब इस तरफ जा रहे हैं कि यहाँ कुछ नई चीज़ें होने की तवक्को की जा सकती है। क्या वो नई पॉलिटिकल पार्टी होगी? वो अगर नई पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए होगी तो उसका तस्करा और चर्चा भी वैसे ही होगा जैसे काफ लीग का या बाप का हो रहा है। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को ख़ुद ये देखना चाहिए कि वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल निज़ाम की बेहतरी के लिए अपनी जमातों में जमहूरियत कायम करके कानून की हुक्मरानी पर यकीन रख के पब्लिक सर्विस के लिए ख़ुद तैयार हैं कि नहीं। जी बिल्कुल सही जी। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर इस पर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। ब्रिगेड साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त जो हो रही हैं, हो चुकी हैं इनफैक्ट, और अब क्या मुस्तकबिल होगा? PDM का कोई मुस्तकबिल नज़र भी आता है आपको, या बस ये इसी तरह ही आप रहेंगे, मामलात पीपल्स पार्टी को अलहदा करेंगे और आगे चलने की कोशिश करेंगे? बड़ी अनसर्टनिटी सी हो गई है, कुछ वाजे नहीं है अब के मामलात किस तरफ जाएंगे। बड़ा अच्छा इनका आपस में चल रहा था। मैं तो हमेशा उस वक्त भी कहता था कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, अभी किस वक्त टूट जाएगी। एक अननेचुरल इत्तेहाद है, पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों एक आपने मुखालिफ पार्टियाँ हैं, नेशनल पार्टी हैं, इन्होंने इलेक्शन में के खिलाफ होने तो क्यों ये बेचारे। लेकिन अब आपके सामने पीपल्स, मेरे ख्याल में जिस वक्त लॉन्ग मार्च चल रहा था तो उस वक्त अगर पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, अगर PMLN चाहती थी कि ये लॉन्ग मार्च होता, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था और सारे एज अ होल 11 पार्टियाँ मिल के लॉन्ग मार्च करके जो भी आपने शो करना था वो शो ऑफ फोर्स करते थे। आपने उसको अगर उनको एक्सेप्ट नहीं किया और फिर आपने डेट चेंज कर दी तो आपने मोमेंटम तोड़ दिया। और अभी वो बातें क्योंकि रमज़ान का महीना है, इसमें ज़ाहिर गवर्नमेंट के पास भी ऑप्शन है और आपके पास भी ऑप्शन है। सेकंड ये है कि ये मुझे बताइए कि पीपल्स पार्टी जो है वो क्यों चाहेगी कि हम इस्तीफे दे दें और गवर्नमेंट ये ख़त्म हो? क्या इस इलेक्शन के जो नया इलेक्शन होगा इसमें पीपल्स पार्टी को पंजाब में इंटरेस्ट मिलेगा? क्या वो पंजाब में जाके अपना फुट होल्ड करेंगे और एक वहाँ से कोई 50 सीटें निकालेंगे ताकि वो बिकम कैंडिडेट फॉर द फेडरल गवर्नमेंट ऑल्सो? वो उनका चांस नहीं है। और इस वक्त पंजाब में PMLN इज स्ट्रॉन्ग। आज इलेक्शन होता है तो PMLN माइट बी विनर इन पंजाब, और इसलिए पीपल्स पार्टी को सिंध में रहना है, उनको कोई फायदा नहीं। तो दे वांट कि ये इलेक्शन अभी ना हो, ये इलेक्शन 2.5 साल के बाद रूटीन में 2023 में हो। तब उस दौरान में बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो लाहौर इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, वो लाहौर में बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी पार्टी को रीएस्टैब्लिश कर रहे हैं, नई मेंबरशिप कर रहे हैं। ही इज ट्राइंग टू गेन अ फुट होल्ड, और इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे जब PMLN को और PPO का नहीं है, लोग टूटेंगे तो ज़्यादा पीपल्स पार्टी में आएंगे। तो वो चाहते हैं कि इस दौरान 2-2.5 साल में अपने को स्ट्रॉन्ग करें एंड देन दे शुड गो फॉर इलेक्शन। और कोशिश वो करेंगे कि हम सेंटर में एक दोबारा हमारा मौका मिले। अगर PTI वहाँ पर अपनी चीज़ को दोबारा अपने को मेंटेन नहीं करती बिकॉज ऑफ देयर ओन इश्यूज, इसलिए पीपल्स पार्टी ने बड़ा सोच समझ के ये उनसे अलहदा हुए हैं, फिर अपना लीडर को अपोजिशन सेनेटर बना दिया। आज जो PMLN कह रही है जी हम उसको मानते नहीं है, तो आप देखिए कितना बड़ा रिफ्ट पड़ गया है। पार्टियाँ कौन सी हैं? सिर्फ JU और PMLN, दैट्स ऑल। बाकी तो छोटी पार्टियाँ दे डोंट हैव एनी से, वो तो साथ लगे हैं। मेरे ख्याल में कुछ अच्छे में हो सकता है वो पार्टियाँ टूट के वापस गवर्नमेंट में चली जाएं या पीपल्स पार्टी के पास चली जाए। दे अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स ऑफ जरदारी साहब की।
इसलिए ये जितना लेट कर रहे हैं अपना मोमेंटम वीक कर रहे हैं। एलिगेशन बिल्कुल सही सर, ब्रिगेड साहब पॉइंट आ गया। मैं ज़रा राना साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ले लूँ। राना साहब, एक तो पीडीएम पर क्या पक रहा है ये तो इस पर अपनी राय आप दें, लेकिन ये जो आज की खबर है जहांगीर तरीन और अली तरीन साहब वाली, ये सर कितना बड़ा चेंज है, ये किस तरह से हुआ, ये कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए जी, क्या चेंज है, ये सारे धंधे हैं। कहा जाता है कि बाहर बैठे हुए माफिया हैं और बाकी सारे जो हैं वो बहुत अच्छे मुसलमान हैं, जो बाकी गुनाहगार नहीं है। कोई भी जो हुकूमत में शामिल हैं या हुकूमत से जो बाहर हो जाते हैं तो वो गुनाहगार हो जाते हैं, वो चोर हो जाते हैं, डाकू हो जाते हैं, माफिया हो जाते हैं। तरीन साहब का जहाज़ पंजाब हुकूमत बनाने और मरकजी हुकूमत बनाने, और फिर अजीम चौधरी साहब कुछ बातें बता सकते हैं अगर चाहें तो जब कैंडिडेट्स को भर भर के उनको दिया जाता था लैंड क्रूजर्स में और वो उनके घर जाके F6 में मिला करते थे और फिर वो इमरान खान साहब को पेश कर दिए जाते थे। अगर जहांगीर तरीन बोल पड़े तो फिर देखें वो फिर, लेकिन तरीन भी तो असल पार्टी के साथ ही है ना, कि केस कितने होते हैं और उनको पकड़ा कैसे जाता है। वो पहले इजाज़त भी मिल गई थी उनको बाहर जाने की, फिर वो वापस भी आ गए, वो यहीं मौजूद हैं और उनके पीपल्स पार्टी के साथ भी अच्छे राब्ते हैं। और जो शुगर की सारी गेम होती है उसमें ये जितने मिल ओनर्स हैं, जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं, ये सारे उन्हीं की हैं और सारे एक हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कितनी देर इसको लड़ सकेंगे प्राइम मिनिस्टर इस माफिया के ऊपर, बयानात से लोगों का पेट भर सकेंगे। रमजान शरीफ आ रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है रोजाना की बुनियाद पे और कोई कंट्रोल नहीं है सिवाय बयानात के, ट्विटर पे जारी कर देना कि जी महंगाई खत्म हो गई है, कंट्रोल हो गई है। जिन साहब की छुट्टी कराई गई वो मईशत ठीक कर रहे थे बकौल शिबली फराज के, क्योंकि पहले उन्होंने जाके चैनल्स पे कहा कि जी महंगाई के जिम्मेदार वो हैं, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, वो महंगाई के जिम्मेदार नहीं। बहुत अच्छा भी किया, उन्हें समझ भी नहीं आती कि कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि आप ये समझ लें कि जी इनके खिलाफ कोई एक्शन होगा। कल या परसों हम देख लेंगे जो कानून के तकाजे हैं उसके तहत इन सबको स्टे मिल जाएगा। वो जो डीलर्स नहीं जा रहे FIA के नोटिस पे, वो किसी ना किसी अदालत का स्टे पेश कर देंगे, क्योंकि आपने अचानक जाके छापे मारे, आपने उनके लेजर बुक्स ले लिए, फिर आपको वो साबित करने पड़ेंगे ना। यहाँ पे तो जिसके घर में आप 2-2 मरले का बाथरूम दिखाते रहे जी, उसका भी कुछ नहीं बना। बलोचिस्तान से दिखाया गया कि एक शख्स के घर से करोड़ों रुपए कैश निकल रहा है, ठीक है जी, कीमती तरीन चीजें निकल रही हैं। वो सेक्रेटरी खजाना भी थे, वो वजीर खजाना भी थे, उनकी कोई कहानी का पता है कि कौन कहाँ पे गए, किसने हुए, क्या हुआ। कराची में भी यही कुछ हुआ, अब भी यही कुछ होगा, सिवाय हमारी मईशत के साथ खिलवाड़ करने के। जब सारों को पता है कि हमारी एक इकोनॉमी ऐसी है जो फॉर्मल है ही नहीं, और ये उन सबको भी पता है जो फैटफ के नाम पे पाकिस्तान को ग्रिल कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे। अभी भी जून में हमने फिर, आज भी हमाद अजहर ने कहा है, अब हमाद अजहर के बारे में भी खबरें आ रही हैं कि वो भी आर्जी वजीर खजाना है, कुछ अरसे के बाद शायद फिर कोई और तरीन आ जाएंगे, महंगे तरीन नहीं आएंगे तो अमीर तरीन आ जाएंगे, कुछ इसी तरह के लोग आ जाएंगे जो चलाएंगे। वो पहले भी कह चुके कि पहले मेरे नैब का केस खत्म कराएं शौकत तरीन जो हैं, क्योंकि वो मैंने फैसले लिए थे पाकिस्तान के लिए और वो गले मेरे पड़ गए। तो नैब तो उसी की तरह बैठा हुआ है। वजीर आजम की जिद कहीं बहुत ज्यादा हो जाती है। राना साहब पीडीएम पर भी राय दे दें सर, पीडीएम पर भी राय दे दें, ये तो सारी बात। पीडीएम देखें, पाकिस्तान के सियासी इत्तेहाद इसी तरह चलते हैं, इसी तरह चलेंगे। अभी आप देखें कि वो हम कभी देख सकते हैं कि इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही, इमरान खान और शेख रशीद क्या क्या नहीं कहा एक दूसरे के बारे में, इमरान खान और शेख रशीद ने। और पीपल्स पार्टी और पीटीआई किसी वक्त बैठ भी सकते हैं, और जिस तरह पीटीआई से पहले इमरान खान की मौजूदगी होते हुए, लेकिन मिसाक जमहूरियत नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो ने किया, और अब फिर लड़ पड़े हैं। पाकिस्तान की सियासत इसी तरह की चलती है, क्योंकि हमारे लोग अपनी अपनी लीडरशिप के साथ बिल्कुल पक्के हैं, वो जिधर मर्जी चले जाएं फैसले हो जाते हैं। जरदारी साहब ने पंजाब से पीपल्स पार्टी को खुद समेट लिया, अब उनको रास्ता नहीं मिलना। उनको पता है कि मेरे पास एक सिंध बचा है, वही मैं बचा लूं और जायदाद बचा लूं, तो वो उसके लिए कंप्रोमाइज पे कंप्रोमाइज करते जाते हैं। और बेटे ने भी समझ लिया बात कि समझौतों के अलावा कुछ नहीं चलता, वरना उनको बड़ा जमहूरियत का चैंपियन करार दिया गया था। मैं एक छोटी सी बात सबसे पहले वाले स्टार्ट में जहां हम बात कर रहे थे, मोदी को खत लिखा, आप याद करें 2016 की जो इलेक्शन कैंपेन थी ना आजाद कश्मीर में, इमरान खान और बिलावल एक ही पेज पे थे कि मोदी का यार है नवाज शरीफ जी, और अब दोनों कहां खड़े हैं और पाकिस्तान कहां खड़ा है। राइट ही सेट। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने की पान।